दोस्तों, आज ये अमीर आदमी दौलत के नशे में चूर अपने अमीर बाप के साथ कोर्ट आता है। पिछले दिन वो दोनों गरीबों का मजाक उड़ाते हुए इस बात पर हंस रहे थे कि कोर्ट का फैसला हमेशा अमीर लोगों के फेवर में ही आता है। लेकिन आज कोर्ट में जज ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उन दोनों की पूरी दुनिया हिल गई और वहां बैठे बाकी लोग बहुत खुश हुए। अब जज ने ऐसा क्या बोला था, ये हम आज की कहानी में देखेंगे। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, जहां सर्दियों का मौसम है और यहीं एक महंगी गाड़ी में एक आदमी किसी का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो आदमी बाहर आता है तो वो अमीर आदमी उसका पीछा करता है। उसके साथ उसका बेटा भी मौजूद है। अब पीछा करने के बाद वो उस आदमी को पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि ये अमीर आदमी एक मकान मालिक है और वो आज अपने किराएदार पर नजर गड़ाए बैठा था, क्योंकि महीनों से वो उसका किराया नहीं दे रहा था। जिस पर वो आदमी कुछ समय और मांगता है। जिस पर वो अमीर आदमी, जिसका नाम बिगलू है, अपने बेटे लुई से पूछता है कि क्या हमें इसको और समय देना चाहिए। नन्हा लुई बोलता है बिल्कुल नहीं, और वो दोनों उससे पैसे छीन लेते हैं जो उसने खाने पीने के लिए रखे हुए थे। असल में बिगलू आज अपने बेटे लुई को ट्रेनिंग पर लेकर आया था कि कैसे अपने किराएदारों को काबू में किया जाए। वो काफी अमीर थे, जिनके पास न्यूयॉर्क में ही 27 फ्लैट्स की ओनरशिप थी और अक्सर बाहर से आए इमिग्रेंट्स को वहां रहने देते थे और जबरदस्ती किराया वसूलते थे। अब सालों का समय गुजरता है और लुई भी आज बड़ा हो चुका है, जिसे आज तोहफे के रूप में उसके डैड उसे एक बिल्डिंग देते हैं, रहने के लिए नहीं बल्कि किराया वसूलने के लिए, और कहते हैं कि तुम एक बिल्डिंग को अच्छे से मैनेज करोगे तो तुम्हें बाकी की 26 बिल्डिंग भी वो हैंडल करने को दे देंगे। अब ठीक 1 महीने बाद वो अपनी महंगी गाड़ी में सबसे रेंट लेने आता है। लोग अक्सर उससे कंप्लेन करते हैं कि किसी का दरवाजा टूटा हुआ और छत से पानी टपकता है, और अक्सर बिजली भी बस 3 से 4 घंटे के लिए ही आती थी। इसके अलावा वहां नल से भी कभी कभी गंदा पानी आता था। लेकिन लुई दौलत के नशे में चूर इतना घमंडी हो चुका था कि किसी की बात नहीं सुनता और जबरदस्ती किराया वसूलते हुए दिखाई देता है। आखिर में वो मार्लोन से किराया लेने आता है, जिस पर मार्लोन कहता है कि उसकी माँ बीमार है और उसे पैसे भेजने हैं। लुई बोलता है कि तुम ये बहाना 6 बार बोल चुके हो और इस बार किराया दो या फिर घर खाली करके अपनी मॉम के पास ही अपने गांव चले जाओ। इतने में ही एक फादर उसके पास आकर बोलते हैं कि मेरा तो टॉयलेट टूटा हुआ है, लेकिन वो उन्हें भी गालियां देता हुआ वहां से चला जाता है। फादर बोलते हैं कि भगवान सब देख रहा है और जल्द ही तुम भी भुगतोगे। जैसे ही वो बाहर आता है, एक महिला उसके पास आती है जिसका नाम नाओमी है, जो कि हाउसिंग अथॉरिटी से थी, जो उसे एक नोटिस देती है क्योंकि पिछले 6 साल से उसकी बिल्डिंग में 12 से ज्यादा वायलेशंस थे, जैसे कि पानी की रिपेयर या हीटर और बिजली की। लेकिन लुई कभी उन्हें रिपेयर नहीं करवाता था। ऐसे में हाउसिंग अथॉरिटी उसे मोटा फाइन भरने के लिए कोर्ट में चैलेंज करती है, लेकिन लुई उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाता है। और उसके जाते ही हम देखते हैं कि सारे बिल्डिंग में रहने वाले लोग उसे गालियां दे रहे थे। घर आकर ये बात वो अपने डैड को बताता है, लेकिन उसके डैड इस बात को इग्नोर करते हुए बोलते हैं कि ऐसे केस वो सालों से झेलते आ रहे हैं, लेकिन आखिर में कुछ नहीं होने वाला। गरीब लोग शोर मचाते हैं और थोड़े समय बाद ये केस भी ठंडा पड़ जाएगा और गरीबों का मजाक उड़ाते हुए सभी हंसते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही लुई कोर्ट में होता है तो कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आ जाता है, जिसमें जज उसे हाउसिंग वायलेशंस को सालों से इग्नोर करने का दोषी मानती है और कहती है कि तुम अपने शाही महल में रहते हो, लेकिन तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी बिल्डिंग में लोग किस हालत में रहते हैं। ना तो वहां बिजली आती है और ना ही साफ पानी, और इतने सालों से वो उसे काफी टाइम दे चुके हैं। इसलिए सजा के तौर पर लुई को हाउस अरेस्ट का ऑर्डर करते हुए अगले 3 महीने के लिए उसी बिल्डिंग में रहने का ऑर्डर दे दिया जाता है, और इन 3 महीनों में वो अपने रूम को रिपेयर नहीं करवा सकता जब तक वो बाकी सभी किराएदारों की प्रॉब्लम ठीक नहीं कर देता। ये सुनकर वो काफी दुखी होता है, लेकिन उसके डैड उसे बोलते हैं कि वो अपनी पहुंच लगाकर उसे बचा लेंगे। उसे किराएदारों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लुई अपने डैड से कहता है कि अभी जज ने वहां रहने का ऑर्डर दिया है और मुझे ऐसा ही करना चाहिए। बस 3 महीने की ही तो बात है, अगर ऐसा नहीं किया तो उसे जेल भी हो सकती है। ये सुन उसके डैड उसे अपनी विल दिखाते हुए बोलते हैं कि अगर इन 3 महीनों में उसने किसी भी किराएदार के कमरे का एक बल्ब भी बदला तो वो उसे अपनी विल से निकाल देंगे और उसे अपनी 27 बिल्डिंग नहीं देंगे, जो कि आज लगभग मिलियंस डॉलर की प्रॉपर्टी है, और गुस्से के साथ बात मान जाते हैं। अब उसी रात को वो अपनी महंगी गाड़ी में वहां आता है। चारों ओर सुनसान खामोशी थी, लेकिन वो खुद को तसल्ली देता है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, और ऊपर अपने कमरे की तरफ रहने के लिए जाता है। जैसे ही वो रूम में आता है तो देखता है कि छत से पानी टपक रहा था और कमरा भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कोई भूत रहता हो। जैसे ही डोर बंद करता है तो छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिरता है। सच में कमरा बहुत बेकार हालत में था। टूटी हुई खिड़कियां, टूटा हुआ फ्रिज और पानी के नाम पर गटर का गंदा पानी, और सीवरेज की लाइन तो ऐसी थी कि कोई पटाखे चला रहा हो जिसमें से पानी उछल रहा था।
ये देख उसे अंदाजा हो जाता है कि यहाँ 3 महीने बिताना एक बुरा सपना ही होगा। जैसे तैसे करके वो अपने स्लीपिंग बैग में सो जाता है। अगले दिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो एक बच्चा उसके सामने बैठा था। वो उससे पूछता है कि वो बिना परमिशन के उसके कमरे में कैसे आ गया, जिस पर वो लड़का, जिसका नाम टीटो है, बताता है कि उसके कमरे का लॉक टूटा हुआ था और वो देखने आया था कि मकान मालिक अपना आलीशान महल छोड़कर यहाँ कैसे रहने वाला था। ये सुन वो टीटो को गुस्से से वहां से भगा देता है। जाने से पहले वो लुई के स्टीरियो को देखने की जिद करता है, लेकिन जैसे ही लुई उसे चलाता है तो बिजली का फ्यूज उड़ जाता है। ये देख टीटो बोलता है, ये इसलिए हुआ क्योंकि लुई ने सालों से कभी बिल्डिंग की वायरिंग को रिपेयर करवाया ही नहीं, और वहां से चला जाता है। अब जैसे ही लुई बाहर आता है तो देखता है कि सब लोग हंस रहे हैं। तभी उसकी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ती है, जिसका एक एक पार्ट चोर खोल कर ले गए थे। वो उन तीनों से इस बारे में पूछता है तो वो तीनों बोलते हैं कि हमने ना कुछ देखा और ना कुछ सुना, और फिर से हंसने लग जाते हैं। गुस्से में लुई उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से निकल जाता है और अपने लिए कुछ खाने का सामान लेने एक लोकल स्टोर में आता है। लेकिन जैसे वो पीने के लिए महंगी शराब मांगता है तो दुकानदार उसे एक सस्ती शराब दे देता है, और खाने के लिए वो एक ब्रेड का पैकेट लेता है जो कि इतना हार्ड था कि उससे किसी का सर भी फोड़ा जा सकता था। ये देख लुई हंसने लग जाता है और इसके बाद वो अपने लिए पीनट बटर मांगता है, पर वो दुकानदार बोलता है कि अगर उसे अमीरों वाले शौक हैं तो जाकर किसी और दुकान से सामान ले ले, क्योंकि उसके पास बस यही सामान मिलता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो टीटो फिर से उसके पास आता है और बोलता है कि उसका सामान वो उसके घर तक ले जाएगा, बदले में उसे टिप देनी होगी। लेकिन कंजूस लुई बोलता है कि मैं अपना सामान खुद ले जा सकता हूँ क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, और इसके बाद खुद टकराकर नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी टीटो उससे सामान ले जाने की जिद करता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। हार कर वो उसे अपना सामान और $5 टिप दे देता है। अब जैसे ही वो अपनी गाड़ी की शिकायत लिखवाने पुलिस स्टेशन जा रहा था कि उसकी नजर फिर से मार्लन पर पड़ती है, जो सबको जुआ खिला रहा था। लुई सोचता है कि ये पिछले 6 महीने से किराया नहीं भर रहा, आज देखना पड़ेगा कि ये कितने पैसे कमा लेता है, और चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और अपना किराया मांगता है। इतने में ही एक आदमी अपनी बेट लगाने मार्लन के पास आता है और $20 की बेट लगाता है, जिसमें वो हार जाता है। अब अगली बेट के लिए वो चुपके से सबसे नजर बचाकर एक कार्ड को हल्का सा मोड़ देता है और फिर से बेट लगाने लगता है। लुई ये देख लेता है और उसे ट्रिक पता चल जाती है और सोचता है कि ये अच्छा मौका है कुछ पैसे बनाने का, और जाहिर करता है कि अब अगली बेट वो लगाएगा, और सबका मुंह बंद करवाते हुए $200 की बेट लगा देता है और वही मुड़ा हुआ कार्ड उठाता है। लेकिन वो सही कार्ड नहीं था। मजबूरन वो सारे पैसे हार जाता है और मार्लन उसी को उसके $200 देते हुए बोलता है कि ये लो तुम्हारे 6 महीने का किराया, और उसे उसके काम के समय डिस्टर्ब मत करो। ये सब मार्लन की चाल थी। वो कस्टमर मार्लन का ही आदमी होता है और सबने मिलकर लुई का बेवकूफ बना दिया था। लुई सोचता है कि यहाँ हर आदमी एक से बढ़कर एक ठगीबाज है। अब इसके बाद लुई की गर्लफ्रेंड, जिसका नाम हीदर है, वहां उससे मिलने आती है, पर जैसे ही वो लुई के रूम में आती है तो देखती है कि वो कितनी बेकार जगह में रहता है। वो वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन लुई कहता है कि बस इतना समझ लो कि वो एक जेल का कैदी है और तुम उससे जेल में मिलने आई हो। लेकिन हीदर कहती है कि उसके रूम को देखते ही उसका सारा मूड खराब हो गया और शायद वो उससे अगली बार मिले, और वहां से भाग जाती है। हीदर को वहां से भागते हुए देख सभी किराएदार उस पर हंसते हैं और मजाक में ही सही पर एक सच्ची बात बोल देते हैं कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक कौन तुम्हें सच में प्यार करता है वो सब सामने आ जाएगा। लुई उन्हें इग्नोर कर वापस ऊपर चला जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और नाओमी फिर से उसके पास आती है और कहती है कि एक हफ्ते में उसने एक भी किराएदार के इश्यू को सॉल्व नहीं किया है, तो या तो वो कोर्ट के फैसले पर अमल करे या तो उसकी सजा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने की एप्लीकेशन वो खुद जज को दे देगी। लेकिन लुई बोलता है कि उसने आज एक इलेक्ट्रिशियन को वहां बुलाया है और वो पूरी बिल्डिंग की वायरिंग ठीक करने वाला है। ये सुन नाओमी उसकी तारीफ करती है, लेकिन वो उल्टा नाओमी से ही फ्लर्ट करने लग जाता है। इतने में ही वो इलेक्ट्रिशियन बाहर आता है और जोर से कहता है कि वो 2 दिन में लुई के कमरे की बिजली ठीक कर देगा। अब उसका झूठ सामने आता। इससे पहले ही वो बोल देता है कि उसने सिर्फ अपने कमरे की नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग की वायरिंग ठीक करने को बोला है, और अब लुई का मोटा खर्चा होने वाला था। अब जैसे ही लुई इसके बाद अपना पोर्टेबल टीवी देखने की कोशिश करता है तो सिग्नल ना आने की वजह से वो काउच के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि आज टीवी पर बेसबॉल मैच आ रहा था जिस पर उसने पैसे लगाए हुए थे। लेकिन इतनी मशक्कत के बाद भी वो गिर जाता है और उसका टीवी टूट जाता है। इतने में ही मार्लन उसके पास फिर से आता है और उसे फिर से अपने साथ बास्केटबॉल गेम के लिए बुलाता है। लेकिन लुई बोलता है कि पिछली बार वो उसके गेम के चक्कर में $200 गवा चुका है और अब वो उसकी किसी बात में नहीं आने वाला। लेकिन मार्लन कहता है कि ये बस एक फ्रेंडली मैच होगा और कोई पैसों का दाव नहीं लगेगा। ये सुन लुई मान जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात मार्लन के कुछ दोस्तों से होती है और इसके बाद वो सभी एक साथ गेम खेलने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं
कि लुई हाइट में सबसे छोटा होने के बाद भी उन सभी को हराते हुए एक के बाद एक पॉइंट स्कोर कर रहा था और फाइनली गेम जीत जाता है। ये देख मार्लन उससे कहता है कि तुम यहाँ सबसे अच्छा गेम खेलते हो तो क्यों ना एक पैसों की गेम हो जाए। मार्लन बोलता है कि यहाँ सभी लोग खेल में उतने अच्छे नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये पैसों वाली गेम लुई ही जीतेगा। लुई उसकी बात मान जाता है और जैसे ही वो दोबारा से गेम लगाता है तो अचानक से वो नोटिस करता है कि जो प्लेयर पहले बेकार तरीके से खेल रहे थे अब वो किसी प्रोफेशनल की तरह खेल रहे थे और लुई को एक भी पॉइंट स्कोर नहीं करने देते और मजबूरी में वो फिर से $200 हार जाता है जो पिछले दिन उसने मार्लन से किराए के तौर पर लिए थे। ये देख वो समझ जाता है कि मार्लन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से उसे टोपी पहना दी है। इसके बाद वो कसम खाता है कि अब आगे से जिंदगी में कभी भी मार्लन के साथ कोई गेम नहीं खेलेगा। अब कहानी आगे बढ़ती है और उसी दिन लुई के डैड फिर से वहां आते हैं और आते ही लुई की गाड़ी की हालत देखकर शॉक हो जाते हैं और जोर जोर से शोर मचाने लग जाते हैं कि यहाँ सबके सब चोर रहते हैं। लेकिन उन्हें बड़ा झटका तब लगता है जब वो बिल्डिंग के बाहर एक लाइट बल्ब जलता हुआ देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि लुई ने बिल्डिंग की वायरिंग ठीक करवा दी थी और गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हें बहुत शौक है इन गरीबों के लिए कुछ करने का, तो अब कुछ समय और यहीं पर रहो, क्योंकि वो उसके केस में उसकी सजा कम करवाने हाल ही में कोर्ट गए थे। लेकिन कोर्ट ने उसका केस डिसमिस कर दिया और गुस्से में लुई के लिए लाए कपड़े वहीं फेंक कर अपनी वाइफ के साथ वहां से चले जाते हैं। ये देख लुई को बहुत इंसल्ट फील होती है। उसके डैड ने किराएदारों की इतनी बेइज्जती की थी कि अगले दिन वो सभी एक गैदरिंग पार्टी के दौरान लुई को इनवाइट नहीं करते। बेचारा लुई अकेला ही अपने रूम में अपना मन बहलाने के लिए अकेले में पिंग पोंग खेलता या फिर सोने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूजिक के शोर से उसे नींद नहीं आती तो वो सबको वॉल्यूम को कम करने का बोलता है, लेकिन वो सभी उसे इग्नोर करते हुए फिर से हाई वॉल्यूम में डांस करने लग जाते हैं। इसके बाद वापस आकर वो अपना दिल बहलाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड हीदर को कॉल करता है, लेकिन हीदर को उससे बात नहीं करनी और बहाना लगा देती है कि वो बिजी है। इसके बाद भी जब वो सोने की कोशिश करता है तो म्यूजिक के शोर की वजह से उसे फिर से नींद नहीं आती, तो वो गुस्से में ही जमीन पर पैर मारते हुए वॉल्यूम कम करने को कहता है। लेकिन वहां की फ्लोरिंग इतनी बेकार थी कि फ्लोर टूट जाती है और लुई उसी के बीच में धंस जाता है और नीचे वाले नेबर्स के टेबल पर गिर जाता है। बेचारा किस्मत का मारा लुई उन सबके गुस्से का शिकार हो जाता है और अगले दिन उसे मजबूरन उन लोगों की छत को रिपेयर करवाना पड़ता है, जिसका बिल $1,700 आता है। अब धीरे धीरे रात होती है और जैसे ही लुई सोने की कोशिश करता है तो उसे जोर से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाता है तो देखता है कि फादर जोर जोर से जमीन पर हथौड़ा मार रहे थे। लुई पूछता है कि वो इतनी रात को क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि 6 दिनों से एक चूहा उनका सामान कुतर देता है और आकर यहाँ छुप जाता है और जब तक वो आज चूहा नहीं मार लेते तब तक वो आज नहीं सोने वाले। लुई उन्हें समझाता है कि वो पिछली रात भी नहीं सो पाया और आज उसे सोने दो, लेकिन फादर नहीं मानते। लेकिन जैसे वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए आता है तो आधी रात को वो देखता है कि एक काफी बड़ा चूहा ठीक उसके मुंह के सामने बैठा हुआ था। ये देख वो काफी डर जाता है और बिना देरी किए अगले दिन पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाता है, जो उसे पूरी बिल्डिंग से चूहे भगाने के $2,000 मांगता है। लुई भी सामने से नाओमी को आते देख उसकी बात मान जाता है और नाओमी से कहता है कि वो ये सब करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो नाओमी की बात मानकर सारे बिल्डिंग के काम करवा रहा है और फिर से उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। खैर, अब उसी शाम को बिल्डिंग के सभी लोग लुई के रूम के बाहर शोर मचा रहे थे, क्योंकि दिसंबर के महीने में इतनी ठंड में किसी का भी रूम हीटर नहीं चल रहा था। वो सभी कहते हैं कि ऐसे तो हम इतनी ठंड में मर जाएंगे, लेकिन लुई बोलता है कि उसने रिपेयर वालों से बात की है और सभी पहले से बुक हो रखे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और उन्हें गालियां देते हुए अपना दरवाजा बंद कर लेता है और मजे से अपने नए हीटर को ऑन करके उसके सामने बैठ जाता है। इतने में ही टीटो उससे खिड़की से देख लेता है और दुखी मन से वहां से चला जाता है। ये देख अब लुई को भी शर्म महसूस होती है। इसके बाद जैसे ही वो सोने लगता है तो उसे कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है। जब वो नीचे आकर चेक करता है तो देखता है कि टीटो की दादी अपने बेटे से लड़ रही थी, यानी टीटो का डैड, जो आज टीटो के लिए नई साइकिल लेकर आया है। लेकिन दादी बोलती है कि वो नशा बेचकर अपने गंदे पैसों से टीटो को गिफ्ट नहीं दे सकता और ऐसा वो बिल्कुल नहीं होने देगी। टीटो का डैड असल में अलग रहता था, जो कि एक ड्रग्स सप्लायर और छोटी मोटी चोरियां किया करता था। टीटो बहुत जिद करता है साइकिल लेने की, लेकिन दादी नहीं मानती। ये देख लुई को एहसास होता है कि सभी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। उसे अपनी लाइफ में आज तक किसी भी चीज के लिए अपने डैड से मांगना नहीं पड़ा। उसने जो चाहा वो उसे बिना मांगे मिल गया, लेकिन उसके जैसे सभी लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती। ये देख उसमें उन लोगों के लिए एक बदलाव आने लग जाता है। इसके बाद वो टीटो के पास जाता है, जो छत पर अकेला बैठा था। वो उसे समझाता है कि उसकी दादी ने ठीक किया और जब वो बड़ा हो जाएगा तो एक दिन जरूर ये बात समझेगा। लेकिन टीटो बोलता है कि लुई खुद भी तो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है।
क्योंकि बाहर लोग ठंड से मर रहे थे और वो खुद मजे से हीटर में सो रहा था। टीटो बोलता है कि शायद तुम्हारे लिए ये सब मायने नहीं रखता, लेकिन हम लोगों में ऐसी छोटी छोटी चीजें ही मायने रखती हैं जो उन्हें खुशियां देती हैं। ये सुन लुई भी सोच में पड़ जाता है और अगली सुबह वो बिना देरी किए सबके लिए नए हीटर लेकर आता है, जिसे देख लोग काफी खुश होते हैं। ये देख नाओमी भी पहली बार उसकी तारीफ करती है और उसे प्यार से देखते हुए बोलती है कि वो अब बदलने लगा है। इतने में ही गुस्से से बौखलाते हुए उसके डैड फिर से वहां आते हैं और उसे डांटते हुए बोलते हैं कि उसने इतने सालों से पैसे इसलिए नहीं बनाए कि वो गरीबों में दान करे, और बोलते हैं कि अगर इनको ठंड लग रही है तो दो दो कंबल लेकर सो जाओ, इस पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन लुई बोलता है कि अब वो भी उनके साथ ही रहता है और वो बस अपने कोर्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, और बोलता है कि ये बिल्डिंग उसकी है और ये मामला वो उसे खुद हैंडल करने देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नाराजगी के साथ वो वहां से चले जाते हैं और ये देख सभी लोग खुश थे क्योंकि पहली बार लुई ने उनका स्टैंड लिया था। इसके बाद नाओमी भी पहली बार उसके साथ फ्लर्ट करते हुए वहां से चली जाती है। उसी शाम को बिल्डिंग के सभी लोग फिर से अपनी होम पार्टी करते हैं। लुई का भी काफी मन था उनको ज्वाइन करने का। इतने में ही मार्लन वहां आता है और उसे बुलाता है, लेकिन वो झूठ में ही बोल देता है कि वो बिजी है। लेकिन मार्लन फिर भी उसे खींच कर ले जाता है क्योंकि अब सभी लोग उसे अपने ही परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। वो उस रात काफी एंजॉय करता है। धीरे धीरे रात गहरी होती है और जैसे ही वो सोने लगता है तो आधी रात में उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो उसके डैड थे जो उसे बोलते हैं कि उनके वकील ने जज से बात की और उसकी सजा माफ करवा दी। अब यहाँ ठंड में सड़ने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सामान पैक करो और यहाँ से चलो। जैसे ही वो निकल रहा होता है तो टीटो की दादी उसे मुस्कुराते हुए शुक्रिया और अलविदा कहती हैं और वो भी उसे मुस्कुराकर अपना डांस स्टेप दिखाते हुए अलविदा कहता है। अब जैसे ही वो कार में बैठता है तो पूछता है कि आखिर जज ने आधी रात को इतनी जल्दी अपना फैसला कैसे बदल दिया, जिस पर गलती से उसके डैड बोलते हैं कि हमने जज को बोला है कि वो बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए सेफ नहीं है और जल्द ही बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। और बातों में लुई को पता चलता है कि उसके डैड उस बिल्डिंग में एक फायर एक्सीडेंट करवाकर बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर करवाने की फिराक में थे। लेकिन ये सुनते ही लुई बिना देरी किए उनसे बहस करता हुआ बिल्डिंग की छत की ओर भागता है, जहां उसके डैड का एक आदमी बिल्डिंग की वायरिंग पैनल में आग लगा रहा था। ये देखते ही उसे अपने डैड पर गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये बिल्डिंग कोई बिजनेस नहीं बल्कि लोगों के रहने का घर है जहां बूढ़े और बच्चे भी रहते हैं। उनका शोर सुनते ही बिल्डिंग के सभी लोग वहां आ जाते हैं और लुई की तरफदारी करते हैं। अब उन सबके सामने लुई अपने डैड को इंसल्ट होता देख उन्हें अकेले में ले आता है और कहता है कि उसने अपने बचपन से ही ये देखा था कि पैसा ज्यादा जरूरी है, पर आखिर उस पैसे का क्या फायदा जिसमें लोगों की बद्दुआ भी जुड़ी हुई हो। वो रिक्वेस्ट करता है कि वो बस एक बार अपनी ईगो को साइड में रख लोगों के लिए सच में कुछ करना चाहता था, क्योंकि उसे अब इन लोगों के बीच एक परिवार जैसा महसूस होता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि शायद अब समय बदल चुका है और उसे जो सही लगे वो कर सकता है। अब से वो उसे नहीं टोकने वाले और उसे गले से लगा लेते हैं। मार्लन उसे खुशी से देखता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही किया। अब ठीक एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग एक पुराना खंडर लग रही थी आज वो चमचमाती हुई एक नई बिल्डिंग बन चुकी थी और आज लुई के भी वहां पूरे 3 महीने हो चुके थे। आज वो फाइनली वापस अपने घर जा रहा था। ऐसे में सब लोग उसे खुशी से गुड बाय बोलते हैं और उसे एक सरप्राइज देते हैं और फिर से उसकी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी बनाकर उसे दे देते हैं। लुई को यह देख अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उन्हें थैंक्स बोलकर गाड़ी में बैठ वहां से खुश होते हुए चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो गाड़ी असल में लुई की नहीं थी। उसकी गाड़ी तो अभी भी कबाड़ बनकर वहीं पड़ी हुई थी। असल में वो किसी और की गाड़ी थी और ये सब फिर से मार्लन की चाल थी। अब जैसे ही वो आदमी पूछता है कि मेरी गाड़ी कौन ले गया, ऐसे में सभी बिल्डिंग वाले लुई की तरफ हंसते हुए इशारा कर देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।